2024 के यूपीएससी टॉपर जिनका रैंक 954 रह चुका है यूपीएससी में, तो हमारे साथ हैं आज लोकेंद्र सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कठिन परीक्षा है, इसमें सफल होने का कोई परसेंटेज नहीं है, बहुत 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में सक्सेसफुल होने का। फिर भी आपने ये मोटिवेशन कैसे बना के रखा कि हाँ मुझे इसमें सफलता मिल ही जाएगी? रिजल्ट पे पहले फोकस मत करो, पहले आप अपना बेस बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो उस पे, क्योंकि अगर आप कोई तो कर रहा है ना तो वो हर कोई ये तो सोचेगा। एक दो अटेम्प्ट नहीं होता है तो बच्चे डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं और उसके पेरेंट्स भी कहने के प्रेशर बनाने लगते हैं। आप एक इन्फॉर्मेशन गेन करो अपने बारे में कि मेरी क्या गलतियां हैं, उन पे पहले सोचो, फिर उस पे काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं सबसे ज्यादा इसी पे ही ज्यादा बताऊंगा। हर कोई यही रखे कि हम अपने काम को अच्छे से करें और फिर अपने ईश्वर पे छोड़ दो, जो होगा बेहतर होगा। इसका ये नहीं है कि भाग्य पे ही सब कुछ छोड़ा जाए। आप अपना कर्म करो, कर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। उसके बाद का जो है, सबसे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने की। तो मेंस में आपने क्या क्या फॉलो किया जिस वजह से आपको लगा कि हाँ मेरा मेंस क्वालिफाई हो पाया? और 5 पॉइंट इस चीज की रखो कि उसकी चैलेंजेस क्या हो गया या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इंडियन नाम के इंडियन स्वतंत्र न्यायपालिका, ये एक स्ट्रेंथ है कि संघवाद को जिंदा रखती है। जो सबसे बड़े प्रॉब्लम होता है ऑप्शनल पेपर में कि बहुत लोग हिंदी माध्यम के अगर होते हैं तो वो हिंदी लिटरेचर को सिलेक्ट करते हैं। क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है कि हाँ बेहतर मार्किंग सब्जेक्ट के बेसिस पे हिंदी माध्यम के हैं तो वो ये ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं? नहीं, हिंदी साहित्य के अलावा और भी कई सब्जेक्ट है। जैसे तो आपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल किया और सोशल मीडिया से आपका कितना लगाव रहा है तो किन चीज़ों के लिए रहा है जिससे आपने यूपीएससी में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखा? हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार, एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस पॉडकास्ट में कई सारे यूपीएससी टॉपर और जो पोस्टेड रहे यूपीएससी टॉपर उनका मैंने पॉडकास्ट किया है। लेकिन आज के जो पॉडकास्टर हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो काफ़ी खास हैं क्योंकि ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा है जो कि हजारों और लाखों युवा जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनमें ये एक स्थान पा चुके हैं। हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं 2024 के यूपीएससी टॉपर जिनका रैंक 954 रह चुका है यूपीएससी में। तो हमारे साथ हैं आज लोकेंद्र सर, जिनसे आज हम लोग पूरी तरीके से यूपीएससी पे बातें करेंगे कि एक स्टूडेंट कौन सी गलतियां करते हैं जिसे वो नहीं करनी चाहिए और उसे कौन सी चीजें सीख के यहाँ से आज आगे जानी चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी व्यूअर है उनको सबको मेरा नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल है कि आप एक यूपीएससी टॉपर रह चुके हैं 2024 में और इस बार भी इंटरव्यू दिए हैं। तो यूपीएससी की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? आपका ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हाँ कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए? हाँ, इसका एक फर्स्ट इंसिडेंट वो मेरी लाइफ में है। जो हमारे, जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ जो प्रधानाचार्य की ऑफिस थी उसमें एक लिखा हुआ था स्टेटमेंट कि अपने जीवन में मतलब बेस्ट बनो। हाँ। तो वो बेस्ट वाला, तब मैं जब गवर्नमेंट जॉब देखता था बेस्ट, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी सबसे बेस्ट है। तो एक पहला इम्प्रेशन वहां से है। और बाकी मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी ऐसे चीजों को लीड किया, तो मुझे लगा कि मैं लीडरशिप क्वालिटी में या एचआरएम मैनेजमेंट इसमें अच्छा हूँ, तो मुझे इस पे जाना चाहिए। और धीरे धीरे ऐसे कहते हैं कि चलते रहे, वो कारवा बनता गया वैसे। और काफी ब्यूरोक्रेट वगैरह इनसे भी मिला था अपनी स्कूलिंग के, जैसे 12th क्लास में। तो फिर मैंने 12th क्लास में ऐसा ही फिक्स कर लिया था मैं यूपीएससी करूंगा या आरपीएससी, इन दोनों में। मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा ये मतलब कॉलेज के स्कूलिंग के जस्ट बाद, वो कॉलेज से स्टार्ट से ही मेरा मन था। और मेन जो प्रिपरेशन है वो मैंने 2020 से स्टार्ट की। ओके। सर, बहुत सारे लोग आज तैयारी करते हैं तो उसको एक डिमोटिवेशन भी मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कठिन परीक्षा है, इसमें सफल होने का कोई परसेंटेज नहीं है, बहुत 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में सक्सेसफुल होने का। फिर भी आपने ये मोटिवेशन कैसे बना के रखा कि हाँ मुझे इसमें सफलता मिल ही जाएगी? हाँ, वो अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो और उस लेवल की मेहनत कर, तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और उसके लिए आप रिजल्ट पे पहले फोकस मत करो, पहले आप अपना बेस बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो उस पे, क्योंकि अगर आप कोई तो कर रहा है ना तो वो हर कोई ये तो सोचेगा। मैं मानता हूँ कि भाई सिलेक्शन कम होता है तो कहने की बात नहीं है, उसका भी प्रैक्टिकल आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठते हैं तो कम सिलेक्शन हो तो उसमें लेकिन आप भी उसमें अच्छे बेस्ट करो तो मुझे लगता है वहाँ पे सफलता मिलेगी आपको। और आप दूसरी तैयारी करोगे तो भी वही चीज है। अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने आ रहे हो
तो उसमें हर जगह यही है, तो आप बेस्ट दो अपना। तो मुझे लग रहा है आप उस पर फोकस करोगे, आप अपने कर्म पे फोकस करोगे, तो आपको ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा, रेदर देन कि आप ये सोचो कि मेरा हाँ इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं या मेरा नहीं होगा, तो नेगेटिविटी से ज़्यादा आप पॉजिटिविटी फोकस करो, मेरा ये कहना है। ओके सर, यूपीएससी एग्जाम को कहा जाता है ये अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, तो आपको कभी लगा कि हाँ ये अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है या ऐसा कुछ? हाँ लगता है, सेल्फ डाउट आते हैं, मना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का भी 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था पहले, और कभी 2 बार सी सेट के कारण नहीं हुआ था। और तो मैं मतलब बंदा वैसा होता है, क्योंकि आपके अप्स एंड डाउन आएंगे इसमें, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी, एक साल में एक बार एग्जाम, अगर मान लो प्रीलिम्स नहीं हुआ तो पूरा साल आप फ्री हो। तो फिर आपको डाउट आते हैं वो, और प्रिपरेशन भी सालों चलती है, क्योंकि मैंने 2020 में स्टार्ट की थी लास्ट से, मान लो 21 से कर दूँ, 21 से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कोरोना काल में एग्जाम वगैरह पोस्टपोन हो गए, तो मेरा वापस मैंने 21 से था, 21 से 25 तक सफलता मिली। तो आप 4 साल कितना भी कोई भी होएगा, मोटिवेशन डाउन होता है, और सबको सेल्फ डाउट होते हैं, सबको सब प्रॉब्लम आती है, जो एक नॉर्मल है। तो मैं मानता हूँ वो तो सबको हुई है, मुझे भी हुई है, तो उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आप अपने आप को वापस मोटिवेट करने के लिए आप इस जर्नी में क्यों आना चाहते हो, वो उसमें आपके हर चीज अलग पर्सनल एम्बिशंस हो सकते हैं आपके, कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो जीवन में, या आपके कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगता है काम से रिलेटेड, कि भी मैं यहाँ से कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, किसी के अंदर सेवा भाव होगा, मैं सेवा से देश को या सॉरी सेवा से लोगों की ब्लेसिंग्स वगैरह, या देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो जो आपका पर्सनल मोटिवेशन है उसको याद करके रखो, उसके साथ चलते रहो, हाँ छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उससे आपको कॉन्फिडेंस और नॉलेज जब बढ़ता है तब आपको अच्छा लगता है। ये मैंने पर्सनल, तो मुझे वो उससे बहुत अच्छा लगता था। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो ठीक है, मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी आपकी पहली तो यही रहता है कि आप सिलेक्ट हो। हाँ। लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा तो भी आप अच्छा नॉलेज गेन कर लेते हो, तो उसमें भी आपको एक इनर मोटिवेशन मिलता है, और आप और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, एक रेगुलरिटी बनती है। तो वो ज्यादा मुझे लग रहा है मोटिवेट आप जो बोल रहे हो वो, या सेल्फ डाउट को कम करती है। हाँ सर, आप जैसे बताया भी आपको भी काफी ज्यादा सेल्फ डाउट होता था, और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर किस प्रिपरेशन करेगा तो उससे सेल्फ डाउट होना ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। तो सर इस चीज से आप ओवरकम कैसे करते थे? हाँ मेरा ये रहता था कि फिर एक जैसे मेरा हॉबी भी योगा है, तो वो योगा में एक बोला जाता है कि आप जो गीता में भी बोला जाता है, हाँ मतलब आप अपने कर्म को कुशलता से करो, अच्छे से करो, उस पर फोकस करो। आप ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या रहेगा, और उसको बेस्ट से कैसे करोगे, उस पर फोकस करो। तो और धीरे धीरे छोटे छोटे जो भी है ना, अपने जो सिलेबस है उसको डिवाइड करके ऐसा करने में, तो आपको मतलब देखो हमारा दिमाग है ना, वो काम करता है एक, आपको क्या मतलब रिवार्ड क्या मिला उसमें, आप जैसे छोटे छोटे चीजों में डालोगे, आप उसको डिवाइड कर लो टॉपिक्स को, आप पढ़ लोगे तो आपको उसमें से अच्छा लगेगा, हाँ कुछ आज पढ़ा है अच्छा लगेगा, तो फिर मोटिवेशन आएगा, फिर नेक्स्ट तो करोगे तो उससे एक कंटिन्यूटी बन जाती है। तो वो सेल्फ डाउट उन चीजों से कम होंगे, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट इसलिए होता है कि आपको लगता है पॉलिटिक्स इतनी बड़ी है, मेरे को याद ही नहीं हो रही है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो तब कम हो जाएगा जब आप वो छोटे से टॉपिक में रम जाओगे, आपको वो याद हो जाएगा, तो आपको लगेगा मैंने कुछ किया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा रिजल्ट, रेदर देन कि आप एक बड़ी बुक उठाना उसके बारे में सोचना। तो उससे अच्छा है कि आप करना तो आपको वही है, जैसे मैंने भी एक कहीं देखा था जिसमें बोला था कि आप खाना बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है, मान लो सब्जी बनाने, तो आपको लास्ट प्रोडक्ट सोचोगे मुझे सब्जी बनानी, लेकिन उसकी प्रोसेस आप पहले प्याज कटिंग अलग से करोगे, उसका मसाला अलग से बनाओगे, सब अलग अलग चीजें करोगे ना, तो आप उन अलग अलग चीजों से आप रम जाओगे, तो आपको लास्ट प्रोडक्ट कितना याद नहीं रहेगा, आपको बता ये ऐसे प्रोसेस होगा, लास्ट में ये करना तो ये बन जाएगा। तो वही सेम चीज आप जो जो छोटे छोटे टॉपिक है उसमें डिवाइड करके और उसको कैसे अच्छे से करके वहां पे काम करने की ज्यादा। बाकी मेंटल हेल्थ के लिए भी आप जैसे कुछ अपने पर्सनल चीजें भी अच्छे से करते रहो, ताकि आप ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो, वो भी है। तो ये चीजें भी अच्छे से मतलब हेल्प करेगी आपको। बिल्कुल सर। सर आपका जैसे कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, और आज एक दो अटेम्प्ट नहीं होता है तो बच्चे डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं, और उसके पेरेंट्स भी कहने के प्रेशर बनाने लगते हैं। तो क्या ये सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट हुए थे? अगर हुए थे तो आपने इनसे कैसे हैंडल किया था? हाँ नहीं हुआ तब बुरा लगता था, और उसमें क्वेश्चन, लेकिन देखो उसमें एक चीज होती है कि आप कभी कभार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं है, हाँ बिल्कुल उस लेवल की जितना वो मांग रहे हैं, और कभी कभार आपकी खुद हो सकता है आप कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण,
तो यहाँ पे आप अगर मेरे साथ मैं बोलूँ तो एक होता है ना कि आप साइंटिफिक मैनर में, तो आप एक इंफॉर्मेशन गेन करो अपने बारे में कि मेरी क्या गलतियां है, उन पे पहले सोचो, फिर उस पे काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं सबसे ज्यादा इसी पे ही ज्यादा बताऊंगा कि आप पहले अपनी जो कमियां क्या है उनको रिकॉग्नाइज करो, उसको एक्सेप्ट करो कि क्या गड़बड़ी रही है, और उसको एनालाइज करो और उसको कैसे सुधार सकते हो उसके ऊपर काम करो। यही सबसे मेन है। बाकी आपने जो बोला मेरे को सेल्फ डाउट आते, तो मेरा एक फिक्स था, मैं यूपीएससी या आरपीएससी में ही जाना चाह रहा था, मेरा वो फिक्स था। तो मैंने बाकी किसी एग्जाम में असिस्टेंट कमांडेंट उन 3 पोस्ट के लिए ही एग्जाम दिए और वहां पे, लेकिन मुझे 3 बार आप बोले सही नहीं हुआ था, और चौथे में फिर सिलेक्शन फाइनल। तो मुझे अपने आप में ऐसे लग रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे रिवार्ड मिलेगा। और निष्काम कर्म, मुझे लगता है वो उसमें ये बोला जाता है कि आपको क्या फल डेफिनेटली मिलेगा, जैसा आप कर्म करो। भागवत गीता के श्लोक में लिखा गया है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो मुझे लग रहा था मैं कर्म अच्छे से कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ फल मिलेगा और बेहतर मिलेगा। वो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप आईएएस ही बन जाओगे या कुछ, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ, तो मैं सोच रहा था मैं बेस्ट दूंगा, तो बेस्ट में बेस्ट पाऊंगा। तो मेरा ये था। तो मुझे लगता है आप हर कोई यही रखे कि हम अपने काम को अच्छे से करें और फिर अपने ईश्वर पे छोड़ दो, जो होगा बेहतर होगा। इसका ये नहीं है कि भाग्य पे ही सब कुछ छोड़ा जाए। आप अपना कर्म करो, कर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। उसके बाद का जो है उसको मतलब नॉर्मली ईश्वर परिनिधान बोला जाता है। जो मैं योगा में बोला तो उसमें ये था कि आप जो कर लिए फिर बोल दो कि ईश्वर मैंने अपने से कर लिया, अब आप पे है, जो मुझे मिलेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। मेरा ये, इसको डिवाइन को सरेंडर करना भी बोलते हैं। हाँ, आप अपने आप को, क्योंकि आपने मैक्सिमम अपना दे दिया, उससे भी आप काफी चीजों में कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। बिल्कुल सर, कहा जाता है कि जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसके फैमिली वाले सबसे ज्यादा खुश होते हैं जी। और मैं जब आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था तो आपकी मम्मी जी नहीं है अभी प्रेजेंट में और उनका काफी साल पहले डेथ हो गया था। तो सर किसी मोमेंट पे लगता है कि हाँ उनको आप मिस करते हैं या वो रहती तो और खुश होती? हाँ, आप ये कहते हैं ना ह्यूमन टेंडेंसी है आपका, अगर कोई खास रिलेटिव है वो है नहीं तो आपको बुरा लगता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन ठीक है, जो है उसके लिए क्या कहेंगे। सर अभी हजारों लाखों युवा यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सबसे पहला स्टेज प्रीलिम्स होता है और कहा जाता है प्रीलिम्स हिंदी माध्यम के लिए बहुत टफ माना जाता है, खास करके सीसेट। तो इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से प्लानिंग की और कैसे यूथ को प्रिपरेशन करना चाहिए जो हिंदी माध्यम में उनका प्रीलिम्स बेहतर तरीके से क्वालिफाई हो पाए। हाँ, सीसेट के लिए मैं खुद फेल हुआ हुआ, मुझे इसका मैं बताऊं। सीसेट में आप ऐसा करो, पहले मैं अगर होलिस्टिक पूरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ इसमें आपको पूरा। पहले आप पुराने पेपर देख लो, पेपर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ अभी आप टच कर लो, जितना पुराना हो सके उतना। अभी 93 तक के अवेलेबल, तो देख ले लो, उसके टॉपिक निकाल दो, किससे पूछा है, क्या पूछ रहे हैं, फिर आप उसको सेलेक्ट कर लो उसी समय कि भाई मुझे ये टॉपिक है, इसको करना है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके एडवांस तक जाओ। जो यूपीएससी अब तक पूछ रहे हैं उससे थोड़ा एडवांस रहो, ये इतना तक आ रहा है, इससे भी थोड़ा क्या एक्स्ट्रा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कर लो। ठीक है, फिर वही सेम आपका एग्जाम में अप्लाई इस तरह होना चाहिए कि आपको वो टॉपिक वाले क्वेश्चन फटाक से सेलेक्ट करने हैं कि ये क्वेश्चन मेरे टॉपिक शानदार है, इसको मैंने फटाक से करना। तो ये वो चाहे नाम क्या है, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, या चाहे उसका हो कॉम्प्रिहेंसिव का। कॉम्प्रिहेंसिव का आपको वो रहता है यूपीएससी में, एक चीज रहती है कि आप बैलेंस नहीं रहता है, आप एक पेपर एक सेक्शन हार्ड आएगा, एक स्लो आएगा, एक मीडियम, ऐसा कुछ रहेगा। तो आपको हमेशा तीनों को अच्छे से करके जाना, और जो 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 मतलब लो रहेगा तो उसको तो आपको करना ही है। तो आप सब इक्वल हो जाओगे, और फिर आपको जो हार्ड रहेगा उसमें से कुछ करना ताकि आप क्लियर कर पाओ उतना। तो ये ज्यादा रहेगी मेरे साथ। जो पीवाईक्यू देख लो, फिर उसका एडवांस तक, मतलब जो सिंपल वाले क्वेश्चन उनको टच कर लो, भाई मुझे ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सोल्व कर लूंगा, फिर उनको अच्छे से कर लो। वो पहले से ही स्टार्ट कर लो, जब भी आप पेपर एग्जाम देना स्टार्ट करो। तो कोई कॉलेज वाले स्टूडेंट जो आने वाले टाइम पे, तो वो अभी से सीसेट का अभी से ही प्रिपेयर करें। हाँ, मैं किसी को मतलब कहते हैं ना डिमोटिवेट नहीं, अगर भाई दो जीवन में अगर यहाँ पे सफलता ना मिले तो आप दूसरी जगह भी मैथ्स वगैरह तो तैयार करोगे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वहाँ पे भी काम लोगे। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये मेरे ख्याल मैं अभी भी मुझे जो भी पूछते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, आप इन चीजों पे तीनों पे काम करो, ये आपको बेहतर रिजल्ट ही देगा, मतलब बैक फायर नहीं रहेगा, ये अच्छा है, आपका बेस बनाते हैं। बिल्कुल सर, और मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग
ये सोचते हैं कि अभी प्रीलिम्स जीएस अच्छे से तैयार कर लेता हूँ और सीसेट में लास्ट के 2 महीने 3 महीने में प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा निकल जाएगा, लेकिन और वही इंसान एग्जाम में सीसेट में जाके फेल करता है। तो कहीं कि ये ब्रॉड मिस्टेक होते हैं। ये सीसेट का मुझे लग रहा है आपको पहले से करो और छोटे छोटे टॉपिक्स में कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट में ही 3-3 4-4 घंटे दे दो, आप स्टार्ट में 1 घंटा ही दे दो। आप एक छोटे छोटे टॉपिक वो सोल्व करते रहो, भाई ये टॉपिक है, इनको करते रहो और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाओ। जब प्रीलिम्स पास में आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट हो, आप इतना पेपर सोल्व करने में। एक गड़बड़ यहाँ पे, मैंने अभी तक जितनी भी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज देखी है वो एक भी टेस्ट सीरीज सीसेट टच की नहीं है। मतलब ये ट्रुथ है। जीएस की मिल जाएगी लेकिन सीसेट की अभी तक मैंने कोई देखी नहीं। या तो उनकी बहुत टफ पेपर है या बिल्कुल सिंपल है, वो उसकी मैथ्स का नहीं है। तो ये मतलब बड़ी खराब चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करवाएं। सर बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहता है क्वेश्चन की, अगर मेरा मैथ लेट सपोज मेरा मैथ बैकग्राउंड बहुत वीक है, क्या मैं सिर्फ रीजनिंग और कंप्रीहेंशन पढ़ के सीसेट पास कर सकता हूँ? कर सकते हो, लेकिन उसकी मैं बोल रहा हूँ फिर आपको दोनों सेक्शन में बहुत एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप मान लो कभी बार कॉम्प्रिहेंशन आपने समझा जो उसमें था उसमें काफी गैप आ गया तो वो आपके लिए गलत चला जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से उस पर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है कि नाम क्या है मैथ में जैसे कुछ सेक्शन है जो सिंपल आते हैं, जैसे ये नंबर सिस्टम है उसको अच्छे से उसकी क्या कुछ फॉर्मूलाज वगैरह या फिर जो कुछ रूल्स वगैरह वो याद कर लोगे तो उससे अप्लाई क्वेश्चन आते हैं तो वो कर लोगे। और कभी बार थोड़ा बहुत जोड़ भाग के गुणा भाग में भी इससे रिलेटेड भी आता है, बोर्ड मास से रिलेटेड ये इसमें तो वो कर लो। थोड़ा बहुत वेन डायग्राम वगैरह ये भी आता है तो उनको भी जो मैं बोल रहा हूँ मैथ्स का सारा नहीं करोगे लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे है जैसे प्रॉफिट लॉस वाले ये भी सिंपल परसेंटेज भी पूछ लेते हैं तो इनको अच्छे से कर लो। और जो नहीं है वो बाद में सीरीज आती है कभी बार वो भी सिंपल आती है तो वो कर लो, तो सिंपल वाला कर लो। बाकी बाद में आप रीजनिंग उस पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स से कर लो 10 क्वेश्चन बहुत है। 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स कर लो बाकी वाला नहीं कर, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना रीजनिंग वगैरह उनका क्या है थोड़ी क्या कहते कभी बार इतना प्रेशर रहता है बहुत फास्ट पेपर सोल्व करना तो मिस्टेक हो जाती है। और मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर आप 50 प्लस अटेंड कर लेते हो फिर आपकी सर वो क्वालिफाई होने की चांस बनती है बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा मेरी खुद की एक्यूरेसी इतनी अच्छी रहती नहीं थी सीसेट में, क्योंकि बहुत फास्टली सोल्व करते थे लेकिन लास्ट में कभी छोटी छोटी सिली मिस्टेक का पेपर खराब हो जाता था, मतलब एक क्वेश्चन गलत होता था तो फिर आप बाद में सोचते हो यार ऐसे नहीं ऐसे सोल्व होता, तो वो वाला इशू है। तो इसलिए थोड़ा इस पे काम करो। और मैथ्स में क्या आप अगर सोल्व कर लिए तो सही ही आएगा, तो आपका वो 10 नंबर क्वेश्चन रहता है ना उसका रहता है वेटेज रहता है ठीक ठाक, तो आप कहते हैं बैलेंस कर लेता है आपको। ओके आज आपके अकॉर्डिंग मतलब जो मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग हो आप उस पे कमांड कर लो। हाँ सिंपल वाला सेक्शन होता है जो आपके लिए सिंपल है उसको करो। मैं मतलब बिल्कुल छोड़ना तो मैं किसी भी टॉपिक को नहीं बोलूंगा। मान लो कभी बार रीजनिंग को बोलने से कोई पेपर हार्ड आ गया तो फिर आप क्या करोगे? मैं ऐसा बिल्कुल आप निहत्ते रहो ऐसे। अब मैथ में प्रोबेबिलिटी होता है कि ज्यादा सही होने का, अगर आप एक बार कर लोगे सही हो जाता होगा चांस, क्योंकि आपने एक सॉल्व किया पूरा मेथड से तो आपको लगेगा हाँ यही होगा। सर मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पे आना चाहूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का पढ़ते पढ़ते टाइम काफी चला जाता है और फिर भी क्वेश्चन वो, तो कॉम्प्रिहेंशन का सही वे क्या है कि हाँ ज्यादातर क्वेश्चन सही हो, कैसे चीजों पे फोकस करें? आप एक बार फोकस रीडिंग का अपने आप में एटीट्यूड डेवलप करें। पहले मैं भी पढ़ रहा था, मुझे लास्ट में पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता था कि इसका मतलब क्या निकला। तो इसके लिए आप एक बार फोकस स्टडी का मतलब ऐसा करा करो जिसमें क्या है आप एक बार मतलब छोटे छोटे है ना पहले भी अपने एग्जाम से पहले भी ट्राई करो एक बार पूरा पढ़ने के बाद आपको कितना याद रहता है। या फिर क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है फिर चले जाओ उस पर वो क्या फिर उसमें से क्रक्स निकल जाए। ये भी एक अच्छी मेथड है। आप पहले क्वेश्चन ही पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी स्टेटमेंट भले मत पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोला मान लो इसका सारांश पूछ रहा है या इसकी बोल रहा कि वो एक होता है ना उसको ये क्या पूर्व धारणा पूछ रहा है या क्या पूछ तो क्या पूछ रहा है वो पढ़ लो। पूर्व धारणा मतलब इस ये बेस है, इससे आगे क्या हो सकता है या इसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं इसके डायमेंशन उस पे पूर्व धारणा। आप सोच लो भाई ये टॉपिक इस बारे में, तब आप एकदम पढ़ो ध्यान से बिल्कुल कि भाई ये तो वो क्या पहले एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस करो। हम क्या बहुत सारा पढ़ते हैं ना फिर रिवीजन वाले मोड में जाते हैं एग्जाम के टाइम बिल्कुल, तो आपको लगता है कि ये हाथ पढ़ लूंगा खत्म, लेकिन वो आप पहली बार पढ़ रहे तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, मतलब पहले एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करो, बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ो, आपको हाथ उसमें से समरी बनाना आना चाहिए ये 2 लाइन में क्या होगा ये पूरा पैराग्राफ। तो वो
तो इस पे काम करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम लोग सर जीएस के पेपर में जाते हैं तो जीएस को किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किन किन चीजों को फॉलो करके हम लोग प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करें? पहला है आप पीवाईक्यू में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो रैंडम पूछा जाता है, उनको छोड़ दो। जो एक ट्रेडिशनल वे में जो पूछा जा रहा है वो उसको तैयार करो अच्छे से। और वो भी पीवाईक्यू कम से कम 5 साल 7 साल के देख लो, वो क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, इस पे फोकस। जो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या सॉरी हिस्ट्री और आर्ट दोनों सब, आर्ट एंड कल्चर दोनों, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको बहुत अच्छे से कर लो। इनसे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए इनको याद कर लो। मेनली तो हिस्ट्री में मैं अगर छोटा सा ब्रीफ कर लूँ तो आपको टाइमलाइन आइडिया होना चाहिए, कब कब क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ था, कौन कौन सी जगह क्या क्या हुआ, ये आपका मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। हिस्ट्री में चेंजेस कैसे हुए, वो जो यूपीएससी सिलेबस में भी लिखा हुआ है उसके आसपास ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। और उसमें भी स्पेशली अगर मेंस में देखें तो लिटरेचर और आर्किटेक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो उससे रिलेटेड ही फिल्म्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप अच्छे से कर लो। और अगर पॉलिटी में आए तो नॉर्मली गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, तो उनके बारे में पढ़ लो। जैसे कभी बार पूछते हैं कि संविधान की सरकार का मतलब क्या होता है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, तो उसके क्या क्या है, तो वो आप पढ़ लो। जो लक्ष्मीकांत से जो लोग पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत या किसी के कोचिंग वगैरह नोट्स है, वो नोट्स वगैरह उनसे पढ़ लो, तो उन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ओके सर, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के दौरान बहुत लोगों का माइंड में आता है, बहुत लोग होते हैं कि एनसीईआरटी का बेस पढ़ के आते हैं और एनसीईआरटी कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं, तो क्या एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ एग्जाम में, प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो या इंटरव्यू में? एनसीईआरटी काफी मतलब बढ़िया है। इसमें एक चीज होती है कि आपका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, ये चीजें, और आपको बेसिक्स नॉलेज आ जाता है। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप उस पर अच्छा कर सकते हो। और दूसरा आपको आंसर लिखना कैसे है वो भी आता है। आप अच्छी लैंग्वेज समझोगे तो आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज आ जाएगी कि किस चीज को कैसे जवाब देना है, तो वो एक अच्छा आपका रहेगा। उसके अलावा आप अगर आप बोल रहे हो कब पढ़े कैसे, वो मुझे लग रहा है कि आप दोनों टाइम पढ़ सकते हो। अब उसका कहते हैं टारगेट दूसरा रहेगा। पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि आपका बेस अच्छा नहीं है, अगर आपका बेस अच्छा नहीं तो पहली बार पढ़ो। अगर दोबारा पढ़ोगे जब आपका साल खत्म हो तो तब आपको सोचने को, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो कहता है आपको सोचने के लिए, क्योंकि अब लिखा आलोचनात्मक कैपेसिटी बिल्ड करती है, तो आप जब पढ़ोगे आपको नॉलेज है उस टॉपिक के बारे आसपास, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या पूछा है, इससे क्या क्या मतलब निकलते हैं, तो आप अपने से सोचोगे क्योंकि आपको नॉलेज है पहले से, और वो बुक आपको सोचने पे मजबूर करेगी। तो वो भी अपने फायदे और उसका भी अपना फायदा है। तो मुझे दोनों में फायदे मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही कर सकते हो। लेकिन दोबारा पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट रीडिंग ही एक बार रीडिंग ही मारनी है, पहले वाले पे आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको याद करनी है उसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि आपका बेसिक अच्छा हो। ओके, आपको सर क्या लगता है हिंदी माध्यम का स्टूडेंट का कम सिलेक्शन या प्रीलिम्स नहीं निकलने का सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है, और उसे कैसे लोग सुधार सकते हैं? जो गलती क्या करते हैं वो मोस्टली सीसेट का रहता है। बहुत सारे लोग फिल्म्स जीएस में अच्छा स्कोर करते लेकिन वो निकलता नहीं है उनसे सीसेट। और अगर सीसेट के अलावा देखा जाए तो मेनली स्कोर में अगर जीएस में देखा जाए तो वो अपना बैलेंस नहीं कर पाते तैयारी में, किस चीज को कैसे करें। जैसे कुछ लोग हैं तो केवल मैंने खुद ने भी पहली बार गलती है कि केवल करंट अफेयर के पीछे पड़े रहते। और कुछ लोग हैं कि वो मतलब वो क्या कहते हैं मेनली, हाँ इसमें रहते हैं, या फिर कुछ लोग जीएस पे ही रहते, जो सीसेट में बाहर जाते तो वो जीएस पे फोकस करते, और नहीं तो जीएस में ही कमाता तो वो केवल करंट अफेयर। तो आप बैलेंस करो, करंट अफेयर आप इतना ही यूज करो, आपका बेसिक स्टैटिक अच्छा होना चाहिए कि अगर गवर्नेंस के बारे में तो आपको आइडिया होना चाहिए, गवर्नेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको बड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, उसकी क्या मतलब क्या किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके क्या महत्व वगैरह, इससे रिलेटेड आपको होना चाहिए नॉलेज। तो आप उस पर काम करो, और आप अगर स्टैटिक को अच्छे करो फिर आप करंट अफेयर पे शिफ्ट करो। करंट अफेयर को केवल आप अपडेट रहो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है तब आप अपने स्टैटिक से निकालोगे दिमाग में कि इसका स्टैटिक है तो इसका मतलब ये चीज इसलिए ऐसा हो रही है, तो आप उस पर काम करो। आप स्टैटिक को अच्छा करो, उसके लिए जो भी काम की बुक है वही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू में कितना पूछ रहे, कितनी डेप्थ है, क्या पूछ रहे, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको ही पढ़ो।
एक चीज के लिए बाहर अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, वही चीज लिखी है तो उसके लिए। और कुछ चीजें नहीं हो रही है इससे तो थोड़ा छोटा छोटा जितना सेक्शन बाहर है उतना बाहर कर लो, उसका शॉर्ट नोट बना के रख लो, फिर वापस रिवाइज कर लो, उतना ही रहो। ये नहीं है कि बहुत सारी चीजों से बहुत सारे पढ़ रहे हो, किसी से क्या पढ़ रहे हो, किसी से क्या पढ़ रहे हो, तो उसमें ना तो आप सही से राह याद कर पाओगे, ना ही सही से रिवाइज कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप जितना कम है मतलब, कम का मतलब है एक ही चीज पढ़ो। मान लो जैसे पॉलिटी का आपने संसद पढ़ लिया है, किसी से जैसे लक्ष्मण साहब से पढ़ लिया, आपको पता है इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। तो उतना ही पढ़ो, ये नहीं है कि फिर इससे भी पढ़ो और किसी और नोट से पढ़ो और नोट से पढ़ो, और वो मतलब नहीं है, उतना ही पढ़ो बस, पढ़ लिया आपको समझ में आएगा, ये है बस खत्म। जी मेरा फैसला आपके मतलब कि अगर कोई भी लेट सपोज आपने बताया कि संसद पढ़ना है और संसद अगर आपने लक्ष्मीकांत से बेस अच्छा पढ़ लिया तो फिर आप दूसरे जगह दूसरे बुक्स तीसरे बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं उससे पढ़ लो। अगर मान लो कोई टॉपिक है जिससे कोई क्वेश्चन पुराने में पूछ लिया है, बस इतना पढ़ लो कि हाँ ये चीज ऐसी थी और इसमें कुछ चीजें आ गई, मान लो। ये नहीं है कि आप इसकी चीजें ये पढ़ खत्म कर लिए, अब मान लो कि डीडी बसु पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, नहीं पढ़ना, ये मेरे साथ ज्यादा है नहीं, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका जितना कहते हैं इनपुट दो उससे आउटपुट भी निकलना चाहिए ना। और वो ये आपको बैलेंस बनाना है। सारी बुक्स आपके पास एक साल है, आप कितना पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उस पर फोकस करो, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना ही पढ़ पाऊंगा। जितना आप अच्छे से पढ़ पाओगे उतना ही पढ़ो और उसको अच्छे से याद कर लो। फिर वो कहते हैं ना आधा नॉलेज होता है, फिर वो मत करो तो पूरा अच्छे से कर लो और उससे आपको अच्छा होगा। तो मैं बोला टाइमिंग कितना, उसमें बैलेंस बना के अपना सिलेबस खत्म करो, और बीच में आपको टाइम मिल रहा है तो बाकी चीजें करो, वरना आप वहाँ पे फुल स्टॉप लगा, केवल एक्टिविटी कितना करना वो आपको समझना चाहिए। और उसके साथ आप बैलेंस मैं बोल रहा हूँ बट बहुत मैटर करता है यहाँ पे, कि कौन सी चीज आपको नहीं आ रही है उसके काम करना है, ना कि सभी चीजों को करना ही उस हिसाब से करना है। बिल्कुल सर। और अभी मैं सर रिसेंटली में बिहार में एक जिला है मुंगेर जिसके डीएम है निखिल धन्ना सर, वो 2018 के भी टॉपर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने आपने जो बात बताई उन्होंने यही बात बताई थी कि यूपीएससी में कितना पढ़ना है उससे ज्यादा मैटर करता है कितना नहीं पढ़ना है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा चीजों को, तो जितना जल्दी आप फाइंड आउट कर लोगे उतना जल्दी आप सिलेक्शन हाँ, उसको जल्दी फाइंड आउट करने के लिए आपको पुराने पेपर पढ़ने हैं। हाँ खत्म, मतलब इसका कोई दूसरा है ही नहीं अल्टरनेटिव, आपको पुराने पेपर देखने और पूरा जो अपना सिलेबस, इन दोनों को चीजों को बढ़िया से देखने, उसी से आपको पता चलेगा कि क्या छोड़ना है। बिल्कुल। सर अब हम लोग यहाँ पे मेंस में आते हैं, जो सबसे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने की। तो मेंस में आपने क्या क्या फॉलो किया जिस वजह से आपको लगा कि हाँ मेरा मेंस क्वालिफाई हो पाया? देखो मेंस में क्या कुछ फिक्स टॉपिक्स है और उनको ही तैयार करना। अगर आप ऐसा कर रहे, आप पहले तो आप देखो प्रीलिम्स में पढ़े हो, मैं ये पहले एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने प्रीलिम क्वालिफाई का आपने अच्छा पढ़ा है, ठीक है। अब मेंस में आओ, मेंस में क्या है कि कुछ फिक्स रहता है क्वेश्चन पूछने का, और लगभग फिक्स रहता है उसका आंसर। मतलब आपका पूछेंगे वही, बीच में वाले स्टेटमेंट्स भले कुछ भी डाल दे, पूछेंगे वही। मान लो आपको पूछा जाए कि ये जैसे संघवाद का, वो ऐसे एग्जांपल डाल देंगे हाल ही में ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है, लेकिन वो पूछ यही रहा है कि संघवाद की चुनौतियां क्या है, संघवाद की स्ट्रेंथ क्या है, और उसको सुधार कैसे सकते हैं, वही पूछेगा और कुछ नहीं पूछना है उसको, पूछना वही है लेकिन डाल देगा कुछ भी। तो आप वही करो तैयार, 5 पॉइंट चुनौतियां क्या है, 5 पॉइंट, वो ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो आपको होलिस्टिकली आइडिया, ठीक है। और 5 पॉइंट इस चीज की रखो कि उसकी चैलेंजेस क्या हो गया या उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि इंडिया में नाम क्या, इंडिया में स्वतंत्र न्यायपालिका ये एक स्ट्रेंथ है कि संवाद को जिंदा रखती है। या फिर पावर का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, तो इंस्टीट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर, तो वो होता है। तो ये जो इनको देख लेना, ये क्या मेन पॉइंट है, 5 पॉइंट सबके बारे में होना चाहिए। वही सेम अपन इकोनॉमी जाओ, वही सेम जाके जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो टाइम मेन टेक्नोलॉजी लिखी है उसके आसपास का, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या चैलेंज होगी, क्या हम बेहतर आगे कर सकते हैं, कैसे बनते, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। और मिशन क्या है, गवर्नमेंट क्यों इसको बढ़ावा दे रही है। अब बोल मान लो गवर्नमेंट क्यों आप बढ़ावा देते हो, वो आप सेम वापस नैनो टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, इनके सबके 5 पॉइंट याद रख लो कि ये पॉइंट है, उसका एग्जाम कर लिए, इतना तैयार कर लो, जो पूछेगा उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाओ, वो आपको वहाँ पे दिमाग लगा के चलाना पड़ेगा। तो ये क्या
ये मेंस के लिए सबसे मतलब कहते हैं मुझे लगता है परफेक्ट स्ट्रेटजी है। और आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या गलती करता है स्टार्टिंग में मेंस में? पहला ये जो उनको अब थोड़ी जानकारी मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग की कम रहती है, तो वो लिखना क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं, उससे ज्यादा वो लिखते जो उनको आ रहा है उस टाइप में। कभी कभार इतना इंट्रो बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि मेन कंटेंट ही नहीं लिख पाए। ये भी है, उसमें डाटा वगैरह है, एनालिसिस है, या फिर वो रिपीटेड जो टॉपिक पॉइंट्स है वही लिखते जाते हैं, वो उनको सोल्व कर। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप अगर 5 पॉइंट अगर एक बिल्कुल एक वर्ड वाले उस टाइप में लिख के रखो, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, अब आपके बीच में क्या लिखा हुआ है वो आपको याद है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है, इसके अंदर ये देगा, ताकि जो उसका सेलेक्ट करना है वो सब नाम क्या है, जो एग्जीक्यूशन है उसका कोई रोल नहीं। तो ये आपको आप बेक नॉलेज में आपके पास है, आपको केवल वो पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रेंथ क्या। तो उस टाइप में एक शॉर्ट नोट्स टाइप में लग याद रखोगे तो आपको याद रह जाएंगे, ये टॉपिक पूछेगा ये जवाब देना है। तो वो करने से आप आंसर लिख दोगे तो आपका मैं अल्टीमेट सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे ये लगेगा। मेन तो ये आपको आइडिया नहीं रहता कि लिखना क्या है। तो उसके लिए आप PYQ पढ़ो, और दूसरा ये इस तरह से शॉर्ट नोट्स है फिर देखो, और जितने बार बार पढ़ो तब आपको डायमेंशन खुलते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। मैंने बहुत बार पढ़ी थी मतलब PYQ मेंस के प्रीलिम्स में, तो मैं उसका मतलब बोलूँगा बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। सर यूपीएससी में जो हम मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि बहुत सारे को आंसर खुद से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आंसर क्या जो नोट्स क्लास नोट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे हमें आंसर कुछ बुलेटिन पॉइंट याद कर फोकस करके लिखना चाहिए, या हमें अगर खुद से भी आंसर बना के लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? देखो आप पहले, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए, मैं बोल रहा हूँ पहले आप तो सीधा PYQ देखो, ठीक है। PYQ में पूछ कैसे रहे, बाकी आप रहे कंटेंट, कंटेंट में आप देखो बार बार आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद को भी आइडिया हो जाएगा ये क्या क्वेश्चन डिमांड करता है। कोई भी क्वेश्चन अभी आंसर यहाँ पे परफेक्ट नहीं लिखता है, पहले कोई कोचिंग वाला लिख दे तो भी उसमें भी आप अपने ओर से लिखोगे तो भी वो भी आंसर माना जाएगा, क्योंकि आप मेंस में कुछ भी एनालिसिस पूछा जाता है, हो सकता है आपका पॉइंट भी सही है, तो आपके कुछ जेन्युइन पॉइंट है वो भी लिखो। हर पर्सन अपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करते हैं। वो एक है उपनिषद में बोला मुंडे मुंडे मतीर भी मतलब हर अलग अलग जो व्यक्ति है उनके अलग अलग एक्सपीरियंस है, वो अलग अलग चीजें नॉलेज है। तो उस हिसाब से तो मैं मेरे हिसाब से तो अगर आप अपने से लिखोगे तो फिक्स है। मैं एक पहला होता है इंट्रो, इंट्रो में आपका वही होता है 3-4 टाइप का डाटा लिखो कि ये है, या उसका एक्सप्लेनेशन कर दो क्या चीज है, या रिसेंट में न्यूज में क्यों रहा है। ये 3 ही मोटे मोटे रहते हैं इंट्रो में लिखना। अब बॉडी में सीधा हो, और ये ज्यादा क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का, 3 लाइन से ज्यादा आता है इंट्रो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका वही। और अगर छोटा है 10 नंबर वाला क्वेश्चन तो उसमें तो आप 2 लाइन में खत्म करो, 2 में ये खत्म, या 2 या ज्यादा 2.5 हो जाए, और वो 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर सीधा बॉडी पार्ट में आ जाओ, वो पूछ क्या रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, चैलेंज पूछ रहा है, वो पहला पॉइंट, और कितना पूछ रहा है। अगर उसके क्वेश्चन में ही लिखा होगा तो मान लो कुछ चीजें ऐसे बोल रहा है कि कुछ समस्या के बारे में बताया, तो आपको समस्या आधा लिखना, आधा उसके आने वाले टाइम में सुझाव क्या आधा उसमें लिखना होगा। ये अंडरस्टूड होनी चाहिए डिमांड कि ये क्वेश्चन पूछ ये रहा था, हमें क्या जवाब देना। तो जो उसके टॉपिक है सब टॉपिक में डिवाइड कर दो इतना, फिर उसी के 5-7 पॉइंट उसके, 5-7 पॉइंट उसके, उसी को ही बैलेंस में लिखना कि इतना पूछा है इससे रिलेटेड इतना। तो वो अगर आप अपने से लास्ट में कंक्लूजन भी 2 लाइन में लिखो, वे फ्रॉड के रूप में लिख दो, या फिर उसकी क्या चुनौती है, उसको सुधार कैसे किया जाए। कभी बार ऐसा मान लो उसी टॉपिक से वो भी आप मान लो क्या कहते हैं इसको, कंक्लूजन भी 3-4 टाइप का ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं। या तो आप अच्छे भविष्य में क्या कर सकते हो, या इसका इम्पैक्ट क्या नेगेटिव पड़ सकता है मेनली, और कुछ डाटा लिख के क्या सुधार हो सकता है, वो उस टाइप में ही सुझाव के हिसाब से हो सकता है, या कुछ क्या कहते हैं गंभीर परिणाम के रूप में भी देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, या एक बैलेंस कुछ स्टैब्लिश करना हो। उस टाइप में 2-3 टाइप के होते सारा उस हिसाब से वो भी लिख दो। ये है, और फॉर्मेट यही रहता है मेनली। और कंटेंट है वो तो वेरी करता है, क्योंकि यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से नॉर्मल ये जो जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसी के अलावा बाकी नहीं मिलेंगे आपको, उससे डिट्टू कॉपी करने वो आपको वहाँ बनाने पड़ेंगे सारे। तो इसके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आपको कंटेंट वही यूज करना, लेकिन बनाने तो खुद को पड़ेंगे। ओके सर, कंक्लूजन में जैसे आपने बताया कि आपका वहाँ पे उसका फ्यूचर क्या है या विजन क्या है, तो अपने विजन के बेसिस पे वो कंक्लूजन लिखना है, या
नहीं, वो आपको गवर्नमेंट के विजन होंगे, हाँ उसके हिसाब से गवर्नमेंट जैसे 2047 में विकसित विकसित भारत भारत, हाँ तो उसके क्या है, हम्म, मान लो अब पहले सस्टेन, एसडीजी लिखते थे, हाँ वो हो गया, या फिर जो डीपीएसपी है वो हाँ हो गया, तो अब अभी विकसित भारत में या आत्मनिर्भर भारत भारत में, हाँ तो ये पॉइंट आपके आते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत में भारतीय चीजें करना था, जैसे मान लो आप मिनरल, जैसे अभी क्रिटिकल मिनरल या जो हाँ रेयर अर्थ मिनरल वगैरह, तो इसमें आपसे हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है हम सेल्फ सफिशिएंट बने। हाँ लास्ट में लिखो कि विकसित भारत का लक्ष्य है कि हम एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं डिप्लोमेसी लेवल पे। हाँ ये अगर डिप्लोमेसी में, और हम अगर चाहे तो हमारे देश में जो ट्रेड का जो इंटरडिपेंडेंस और किसी भी देशों पे डिपेंडेंस ना हो, हाँ ये हम आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे जैसे अब हम अगर ये क्रिटिकल अगर इन पे, तीसरा है टेक्नोलॉजी लेवल पे हम अगर अपना एडवांसमेंट चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमें विकसित भारत से कर रहा है, हाँ नाम क्या है इसके एलआई है, उसके साथ ही कोरिलेट कर रहा है, तो ये लिख के लास्ट में लिख दो कंक्लूड, हम इससे बढ़ावा देंगे तो ये फायदा होगा। और जैसे सर अभी एनर्जी वगैरह पे भी हम लोग रिन्यूएबल हाँ, एनर्जी पे भी रिन्यूएबल एनहांस सोलर पैनल पे ये सब पे डिपेंडेंट हो रहे वो भी हो गया। हाँ, इस तरह से हैं। तो वो एक क्या कि जिससे आपका एक ऑथेंटिसिटी आती है, हाँ आपका विजन दिखता है, आपको ये बताता है कि आपको विकसित भारत के बारे में पता है। कभी कभार आपको कोट कर देते हैं ना कोई टॉपिक, तो उसके मतलब ये निकलता है कि आप इसके बारे में भी अवेयर अवेयर, बिल्कुल। तो आपको ये तो पता ही है, लेकिन इसके बारे में भी अवेयर हो, तो ये अच्छा एक बेनिफिट रहेगा। सर एक प्रॉपर मेंस का प्रिपरेशन के लिए कितना आंसर लिखना सफिशिएंट माना जाता है, कितना आंसर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए? मेंस में चलो आप अभी आपने बताया तो थोड़ा मैं पहले एक है कि आप है ना उसमें कीवर्ड्स ज्यादा रखो। हाँ जितने ज्यादा कीवर्ड्स और डाटा रखोगे उतना आपको फायदा होगा। हाँ ठीक है, और रही बात आप जो बोल रहे हैं लिखना कितना, लिखने में यही है कि आपका स्पीड बन जाए और आप जो लिखना चाह रहे हो वो लिख पा रहे हो, बस इतना ही। मैं इसको मेजरमेंट करने के दो ही तरीके हैं, एक तो आप स्पीड इतनी बन जाए कि आप पेपर पूरा टाइम पे कर लो, दूसरा ये कि आप जो चाह रहे थे कि मुझे इतना चीजें याद रहती इतना मैं लिखूंगा, वो लिख पा रहे हो, बस यही है। आप बोलोगे ये तो कभी नहीं होगा, चाहे मैं मानता हो जी, लेकिन नॉर्मली बड़े बड़े टॉपिक्स है ना वो आप पॉइंट लिख दो, ये ना हो कि आपको इतना फास्ट लिखा कि पॉइंट भी याद नहीं है। मतलब पॉइंट फास्ट की सेंस की भाई आपको उसमें जो इतना प्रोसेसिंग भी नहीं है, इसलिए इतना सफिशिएंट टाइम मिले स्पीड भी लिख रहे और लिख भी पाओ जो आपको याद है, तो वो दोनों अटेंड हो तब तक लिखते रहो। सर अभी आपने यहाँ पे मेंस में पॉइंट में आंसर लिखने की बात की, बहुत सारे चीजें और भी होते हैं, डायग्राम होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो वो चीजें कैसे हाँ वो याद आए तो जरूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को ज्यादा सबसे ज्यादा पहले फोटो ही दिखता है। हाँ तो अगर आप मतलब किसी बनाया हुआ तो वो सबसे ज्यादा हिंट करेगा, तो वो चाहता तो उसको नंबर दे देगा, जो वो जितना जल्दी समझ जाएगा आपके आंसर को उतना मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ओके सर, और यहाँ पे आप प्रीलिम्स में बहुत सारा ये सारी चीज आपने बताया, मेंस में आप सबसे बड़ा मेंस में जो आता है सर, सबसे बड़ा आता है ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि ऑप्शनल पेपर को बच्चे डिसाइड कैसे करें? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन से ऑप्शनल पेपर को रखूं। देखो, अगर उनके पहले बैकग्राउंड में वो सब्जेक्ट रहे तो आप अपने पहले के एग्जाम में स्कोर कैसा होगा, और दूसरा मैंने अपना सिलेक्ट किया था, मैंने अपना स्कोर देखा था, पहले मैं हिंदी में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे तो मैंने हिंदी साहित्य लिया मेरे साइंस में, और दूसरा है आपके कंटेंट कौन सा उपलब्ध है। ठीक है, कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो आप उस पर जाओ। तीसरा है आपका इंटरेस्ट भी देख लो। और चौथा यूपीएससी में मार्किंग कैसी है वो तो कभी भी किसी पे भी चेंज हो सकती, तो ये भी कभी का पहले मेजर करते थे, लेकिन अभी तो सारे शायद मेरे हिसाब से कर लेते हैं इक्विलाइजेशन, या फिर उसको क्या बोला जाता है मुझे भी, नॉर्मलाइजेशन। तो लगभग सबके एक जैसे ही नंबर आते हैं, तो वो क्राइटेरिया पुराना हो गया। तो मुझे लग रहा है अगर आप यही होगा इंटरेस्ट आपका और आपके पहले इसका स्कोरिंग है, आपको आपके लिए आपको कितना याद रहता है, आप उसमें कितने अच्छे से कितना लंबा पढ़ सकते हो, ये भी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। आप सिलेबस अगर छोटा है टाइम पे हो रहा है तो भी ये भी है अच्छा पॉइंट है। यही है मेन जो कुल मिला के आपको स्मार्ट बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है, उस पर फोकस करना है कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे याद करें, ज्यादा स्कोर कैसे करें, किसका कंटेंट ज्यादा अवेलेबल है ताकि मैं पढ़ के खत्म कर लूँ, आपका इंटरेस्ट किसमें ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। यही है मेन आपको डिसाइड करना है, यही टॉपिक है, इस पे ही आप अपना आप एनालिसिस करो। सर और ये मेंस में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम होता है ऑप्शनल पेपर में कि बहुत लोग हिंदी माध्यम के अगर होते हैं तो वो हिंदी लिटरेचर को सिलेक्ट करते हैं, क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है कि हाँ बेहतर मार्किंग सब्जेक्ट के बेसिस पे हिंदी माध्यम के हैं तो वो ये ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग?
नहीं, हिंदी साहित्य के अलावा और भी कई सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, ESIR भी ले रहे हैं, मेरे दोस्त भी है कई सेलेक्टेड अभी, और हिस्ट्री में भी कई दोस्त हैं। और मेरे पिछली बार हिंदी से ज़्यादा हिस्ट्री का रहा था रिजल्ट, और कई लोग इन हिस्ट्री के ही थे। तो बहुत लोग सोशियोलॉजी को भी प्रीफर करते हैं। हाँ, सोशियोलॉजी भी ले रहे हैं, इसके अलावा एंथ्रो भी ले रहे हैं कई लोग। और देखो, ये मैं बोल रहा हूँ ना, आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको कैसा है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आप हिंदी में है तो हिंदी पढ़ो, और फिलोसॉफी वगैरह भी कुछ लोग ले रहे हैं। और ज्योग्राफी का पता नहीं नेगेटिव है, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो कैसा लिख रहे हैं, कैसे नंबर है, मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा कि भाई लो या नो। तो मेन अगर हिंदी है, अगर आपको सही है ठीक है, नहीं बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको सही लग रहा है वो कर लो। और एक और भी है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो इंग्लिश मीडियम में भी आप कर सकते हो, अगर हिंदी आपने अच्छा किया है पहले ग्रेजुएशन में, तो उसमें भी मीडियम अगर हिंदी और इंग्लिश कोई भी रख सकते हो आप, जैसे खोल देंगे नाम क्या है साइंस में। अगर साइंस में हो तो आपको इंग्लिश ही रखना मेरे साथ सही रहेगा, क्योंकि उसके कई बार टर्म्स सामने वाले बंदे को पता केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब। हाँ, वो भी रख सकते हो, उसको इंग्लिश मीडियम में रखिए, बाकी वाले हिंदी में कर दो। अब बहुत लोगों का सर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर कोई भी हिंदी माध्यम के होते हैं या कोई भी मीडियम का होता है, तो वो ऑप्शनल पेपर ना दूसरे के अकॉर्डिंग लेते हैं कि अगर वो लिया है ये तो मैं भी ले लेता हूँ, और वो फिर कुछ दिन बाद उसको रियलाइज होता है कि ये सब्जेक्ट मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया है। तो इन चीजों से वो कैसे क्लियर स्टार्टिंग में कर ले? वो तो मैं पहले बोला, वही है, आपको आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपको मार्किंग किसमें अच्छी होती है। आप पहले लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं ना स्कूलिंग टाइम में। हाँ, देखो, आपसे ज्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता है, तो आप अपने आप को एनालाइज, किसी कोई कुछ भी बोले उससे खास मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए आपको। तो मेरा आपको यही सजेशन, कोई भी हो आप अपने से देखो ना, कोई सब्जेक्ट किसी को कोई ले, वो अच्छी लगती है वो अच्छे से पढ़ सकता है, आपको नहीं अच्छी लगती है नहीं पढ़ सकता है, तो अब छोड़ो, आप पहले अपने आप को एनालाइज करो। मैंने अपनी तक अभी तक जो पढ़ा हूँ उसमें किस में कम इनपुट डाल के भी अच्छा स्कोर किया हूँ, या किस में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है, और किसका कंटेंट उपलब्ध है, तो इस पे काम करो। सर बहुत सारे, जैसे आप हिंदी माध्यम में आंसर हिंदी लिटरेचर लेके किए थे, बहुत सारे लोगों का एक इश्यू होता है स्पेलिंग मिस्टेक का आंसर राइटिंग में, तो वो चीजें कितना ड्रॉबैक है और उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? स्पेलिंग हिंदी में बोल रहे हो? हाँ, जैसे उच्चारण वगैरह करने में से आंसर राइटिंग में उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो उस चीज में वो कैसे ठीक कर सके उसको, और क्या उसका ड्रॉबैक है? नहीं, ड्रॉबैक तो रहेगा ही, आप अगर हिंदी साहित्य में तो बहुत ज्यादा ड्रॉबैक ही है, और बाकी वे में आप अगर अपने विचार कन्वे करना चाह रहे हो, अगर वहां तक नहीं पहुंच रहे, वो भी इश्यू आ सकता है। तो मैन तो ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन जो कार है उन वर्ड क्या लिख लो एक बार बुक में, अलग कोई डायरी। अभी प्रिपरेशन को थोड़ा डायरी बेस्ड ज्यादा मानता हूँ, कुछ कंटेंट है उसको डायरी में लिख के रख दो कि ये मुझे याद रखने ही है। तो उसी टाइप में ये भी कुछ किसी में लिख के रखो भी, मुझे ये वर्ड स्पेसिफिक चीजों को बार बार लिखने की, बार बार लिखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गलत लिख रहा हूँ, तो हो जाए अपने वो लिख लिख के आपकी आदत पड़ गई है। मान लो आपको पता भी है कि ये गलत लिखा, फिर भी आप लिख रहे हो, क्योंकि आपकी वो आदत बन गई है। तो इसको आदत को तोड़ने के लिए उस वही वापस लिखने का प्रैक्टिस करो बार बार, तो अपने आप वो धीरे धीरे कम होगा। मुझे तो यही लगता है, बाकी तो सोल्यूशन तो है नहीं कि स्पेलिंग को कैसे सही करो, वो तो आपकी आदत बनी है, तो आपको आदत के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, बार बार लिखो, उससे सही हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग सर, आपने 3 साल देखा कि प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद मेंस आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया होगा, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट स्टार्टिंग में क्या गलती करते होंगे मेंस में, जो उसका मेंस में उसका ड्रॉबैक हो सकता है, मेंस में हाँ ये चीजें गलती नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियां वो करते हैं? पहला है ना, क्वेश्चन को आपको मतलब समझना है, पूछ क्या रहा है, वो सारे डायमेंशन को टच करना जो पूछा गया है, अगर वो लिख रहे हो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। दूसरा है कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम डायमेंशंस रखो। मैं भी यही कहता था, मेरा 2 बार मेंस लिखा, 2 बार गया, तो मैं बताऊंगा ये मैक्सिमम डायमेंशंस लिखो, और एकदम वो बिना फालतू घास कटाई मत करो, एकदम स्पष्ट लिखो, पता चले दिखते ही कि ये इस बारे में लिखा है। मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम डायमेंशन स्पष्ट लिखो। जो आप चाहे चार्ट वगैरह कर रहे हो वो भी डालो जितना आपको याद आ रहे, अच्छे कीवर्ड डालो जो आपको सही लग रहे, उसको अंडरलाइन भी कर लो, नीचे एग्जांपल भी लिखो। ये अगर आप कर लोगे तो आपको मेरे साथ मेंस तो फैक्चुअल डाटा और ये सब हाँ जितना है वो रिलेवेंट जितना भी डाटा वगैरह डालो। ओके सर, हम लोगों ने मेंस की बात करें, हम लोग इंटरव्यू में आते हैं, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए यूपीएससी में? देखो, मैक्सिमम तो सही बोलूँ तो वो तो आपकी पर्सनैलिटी पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से जब से भी तैयारी स्टार्ट की हो तब आपकी पर्सनैलिटी अगर उससे मैच करती है तो वो तब से है। और अगर इंटरव्यू में मेन वहाँ पे क्या
पूछा जाता है या क्या चलता है। तो वो मैं आपको अगर बता दूं मोटा मोटा, देखो एक मैंने भी किसी से स्टोरी सुनी थी, वो बता रहे थे कि आप एक बार सोचो, आपने जो एक आईएएस सेलेक्ट होता है वो लेके उसका रिटायरमेंट तक एक बार जर्नी एनालाइज कर लो कि वो क्या क्या किया होगा, और वो आपके बोर्ड में बैठा हुआ है। अब आप सोचो कि वो आपसे क्या पूछेगा। एक बार आप जेन्युइनिटी में सोच लो कि एक बंदा है, वो आईएएस बना, कहीं एसडीएम रहा, कहीं कलेक्टर रहा, कहीं डीसी कमिश्नर रहा, कहीं सेक्रेटरी रहा, आयुक्त रहा, कहीं आयुक्त, जो भी ये रह के लास्ट में रिटायर हो गया और अभी यूपीएससी में बैठा। तो उसने क्या क्या देखा होगा। अभी उनको यूपीएससी में ये तो है नहीं कि परफॉर्मा दिया होगा कि भाई आप इसमें से ये चीजें हो तो नंबर देना। तो लास्ट में तो यही काम करता था, उनकी समझ क्या कहती है, ये बंदा क्या ये उस लायक है कि ये देश संभाल, मतलब एक वो जिला संभाल सकता है, या एक जो एसडीएम रहा था वो पोस्ट संभाल सकता है, ये जो भी हायर के आगे तक जाएगा, क्या ये चीजों को संभाल सकता है या नहीं सकता। बस उनके दिमाग में यही रहता है। वो वहीं पूछ लेते। अब पूछने कुछ लोग बोलते हैं कि हमें वहाँ पे नंबर इसलिए नहीं मिले तो नहीं मिले। अब मान लो कोई बंदा वहां जाके उनको ये आइडिया हो जाएगा कि ब्लफ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो चाहे सारी चीजें उन सारे आंसर पे अप्लाई हो जाएगी। ये जब भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मतलब नहीं बात करने का, ठीक है इसको नंबर देके कैसे भेजना है। कुछ लोग है कभी कभार ऐसी बात कह लेते हैं जो सही नहीं है, मतलब एक ब्यूरोक्रेसी के लिए आप एक मतलब ऐसी जेन्युइनिटी या फिर जो आपकी रहती है ना कि आपकी एक सीरियसनेस है ही नहीं, वो भी उनको बड़ी लग जाती है कि यार ये क्या, मतलब ये कैसे संभालेगा। कभी कभार आप अपनी बात को बदल जाते हो, पहले क्या बोला बाद में, तब भी उनको लगता है कि ये अगर मान लो इस पे दबाव हो जाएगा, ये बात चेंज कर देगा। वो आपकी रिजिडनेस नहीं चेक करते, वो आपकी ये चेक करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी अनसर्टेन होती है। आप अब ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आपको आइडिया नहीं है, आपको वो भी टैकल करना है। हो सकता है आप थोड़ा बहुत करने के बाद आपको लगे कि कोई प्रेशर आ जाए उसको आप, लेकिन वो हो सकता है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं आपको भविष्य में। बिल्कुल, क्योंकि आप कहते हैं ना, हम लोग जब अभी ट्रेनिंग में था तब बोले कि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, तो रियल में गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। ये जो भी प्राइवेट कंपनियां ना, वो किसी एक सेक्टर के बारे में काम करती है और उसको करके खत्म करती है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी, तो आपके कहते हैं ना जन्म से लेके, कहते हैं ना फॉर्म से लेके टॉम्ब तक की सब चीजें रखती है, वो सारा संभालती है। तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो वो डिफिकल्टी को कैसे आप मिनिमाइज करके, कैसे बढ़िया से मैनेज करके और बैलेंस करके चलते हो, वो आपकी टेंडेंसी वो यूपीएससी में चेक होती है। तो उसमें सीधी बात है, एक तो बात है आप टीम में काम कर सकते हो नहीं, तो वो आपकी हम्बलनेस देखते हैं, आप कितना आप अपने जो टीम में काम कर रहे हो, काम कितना करवा सकते हो। कभी बार बोलते हैं ना, जैसे यूपीएससी में मान लो यूपीएससी इंटरव्यू पूछ लिया कि आप वहाँ के डीएम हो और आप क्या करोगे, तो कोई लड़के बोले सर मैं खुद जाऊंगा। वो ये दिखाता है कि आप अपनी टीम पे भरोसा नहीं करते हो। बिल्कुल, वो हर जगह नहीं बोलना है। हो सकता है कोई बंदा ये ले लेगा, तो आपका ये भी होना चाहिए, मैं जहाँ मुझे जाने की जरूरत है, मेरी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, मुझे कहाँ जाना है और वहाँ टीम के साथ जाना है। टीम दूसरा, आप कोलैबोरेट कितने हो, टीम में कितना काम कर सकते हो, आप सॉल्यूशन कितने देखते हो या आपको प्रॉब्लम ही दिखती है हर चीज में, और कितने आप टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट उस पर भरोसा करते हो। यही चीजें मैन इन चीजों को ही देखा जाता है। उनको यही लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कितना है इसमें, और बोल कितना अच्छे से पा रहा है। ट्रेनिंग में भी आपको यही सिखाया, आप मीडिया में इतने सारे क्वेश्चन में आप कैसे, ये नहीं है कि आप बिखर जाते हो 2 मिनट में मुझे ऐसा क्या, आपको कुछ भी सुनने को, गालियां सुनने को मिल सकती है, कभी कभी पथराव, हर चीज दिखने को मिलेगी। हर ब्यूरोक्रेसी में जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो वो आपको फीस करनी है। बिल्कुल, तो वो यही चेक करना चाहते हैं ये बंदा कितना वहाँ पे काम रह के उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। यही, और वो ही फेस देखते हैं कि भाई क्या ये आपको उनको अगर साइकोलॉजिकल आप बात की थी, ये घंटे आधे घंटे की जो बात वार्तालाप हुई, उनको ये यहाँ पे विश्वास हो गया कि हाँ ये बंदा सही है, तो वो डन, नहीं तो बाहर। ये और अगर इस ये चीजें तो मेन तो ये है, और इसके ऊपर अगर आप उससे अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो एक ये एवरेज से लेवल वाला बता रहा है, और एक एक्सट्रीम टाइप या एक एडवांस लेवल पे बना, तो उसमें आपकी थोड़ी जेन्युइनिटी होती है। उसमें आप जैसे अच्छी वर्ड्स यूज कर लिए, अच्छी बातें बता दी, कुछ एग्जांपल ऐसे जो आपको आपके बैकग्राउंड से थे,
उससे ये लगता है कि हाँ यार ये बंदा अपने जो रियलिटी है, जो हाँ। अपने बैकग्राउंड रूट है उसको जानता है, हाँ तो ये आपके नंबर को बढ़ा देता है इंटरव्यू। बिल्कुल। मुझे तो जो समझ में आया इंटरव्यू ये। सर आपका इंटरव्यू में लास्ट ईयर काफी अच्छा मार्क्स था, 185 मार्क्स में काफी अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि आपने किन चीजों को फॉलो किया और क्या चीजें आपके लिए पॉजिटिव रही जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए? देखो मैंने आपको प्रिपेयर वाला तो मैंने इसमें सेक्शन बता दिया हाँ। कि क्या क्या था। हम्म। ये आपको समझ में आना चाहिए पहले से। हाँ। और रही बात, मैंने 185 स्कोर किया और मैं अभी ट्रेनिंग में था, तो मेरे साथ अभी अपने टॉप दूसरा भी इंटरव्यू दिया है रिसेंटली। टॉप जितने भी थे ना हाँ। जिनको भी मिले नंबर, वो भी मैं मिला हूँ। तो मुझे जो मैंने उनसे सीखा, हम्म। एक है आप कॉन्फिडेंस के साथ रहो, वहां पे जाके अच्छे से अपनी बात रख लो। और आप बिना बिना फालतू के, जैसे सामने वालों को हर्ट मत करो बिना फालतू को, जो जिसका कोई मतलब नहीं, या ब्लंटली बोलो मत कुछ भी। आप आराम से शांति से सब चीजें समझाने की कोशिश करो। आपको कल बहुत सारे लोगों को समझाना है, चाहे कल प्राइम मिनिस्टर भी आए तो भी उनको समझाना है कि आप डिस्ट्रिक्ट की, कल सेक्रेटरी के रूप में जाओगे तब भी आपको स्कीम के बारे में बताना है कि सर हम ये ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं और ये स्कीम में ऐसा ऐसा कुछ होगा, और ये तो आपको वो आना चाहिए। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आप अपने स्पष्ट बोलना, ये प्रैक्टिस कर लो मैंने। और अपने बैकग्राउंड के बाद डेफ वगैरह वो तैयार कर लो, करंट में क्या चल रहा है वो तैयार कर लो अच्छे से। यही है मेन, तो इस पे ही काम बात चलेगी और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। कॉन्फिडेंस, वो जो मैं पहले बोल चुका हूँ, वो आपको रखना है। कॉन्फिडेंस रखना, हम्बलनेस रखनी है। आपको ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप टीम में रह के आप अच्छा काम करोगे, आप हर बंदे को अच्छे से काम करने में सहयोग करोगे, आप काम लोगों से करवा सकते हो। ये आप में वो लीडरशिप क्वालिटी जो। सर अभी आपने डेफ की बात की, तो डेफ कितना इम्पोर्टेंट रखता है इंटरव्यू में? देखो नॉर्मली आपका क्वेश्चन आंसर वहीं से शुरू होते हैं नॉर्मली। कभी कभार किसी के साथ ये भी होता है कि आपका डेफ से कुछ नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, ये भी होता है। ये भी मेन जो आपका एक था कि रिपोर्ट कार्ड वो डेफ होता है। तो अगर नॉर्मली अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो डेफ से ही होता है। मुझे लगता है वो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के साथ होता भी नहीं डेफ, तो कुछ नहीं पूछते। बहुत सारे लोगों से डेफ पे ही पूछते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन डेफ से ही स्टार्ट होता है, तो उनसे वहां से धीरे धीरे फिर इधर उधर पूछते रहते हैं, तो वो भी होता है। तो मेरे हिसाब से डेफ तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको तो बहुत बेहतरीन से तैयार है। और अगर वहां से आप आंसर नहीं दे रहे तो आप एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो उनकी नजर में। तो वहाँ पे नंबर तो सर इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा सोर्स को फॉलो करना चाहिए? कि जैसे आपने कुछ कुछ बताया, करेंट अफेयर को ध्यान दो, डेफ पे फोकस करो, और सर और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखती है पर्सनालिटी बिल्डअप के लिए? प्रश्न अच्छे से बोलो, मिरर प्रैक्टिस वगैरह वो हो गया, स्पष्ट बोलो, इस पे काम करो। थोड़ा भाषा में प्रोफेशनलिज्म लाओ, वर्ड सिलेक्शन को बढ़िया करो, वर्ड सिलेक्शन बढ़िया करो। यही है मोटे मोटे। तो ये चीजें तो एक दिन में डेवलप होंगी नहीं, ये हमें स्टार्टिंग के हाँ, दौरान ये हमें स्टार्टिंग के दौरान से ही ऐसी बात करनी है। आपको अपने बिहेव को भी, ये जो बोलेगा कि कुछ लोग कोई कुछ बोल दे तो उसके ऊपर अपने आप को ज्यादा ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए। क्या है वहाँ पे आपको काम, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो ये मैटर करती है। मतलब यही बोला जाता है, आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा पता कैसे बोल रहे हो, इस पे ज्यादा फोकस। बिल्कुल सर। और यहाँ पे जब हम लोग इंटरव्यू की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट को लेके, हॉबी को लेके ये सब में कंफ्यूज रहते हैं, तो इन चीजों को कैसे स्टार्टिंग से डिसाइड करें कि वो चीजें वो सिलेक्ट कर पाए? देखो आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आप प्रिपरेशन टाइम में जो कुछ कर रहे हो, उसी को मेरे साथ हॉबी के रूप में रखो और उसी को ही अपने देखो। जैसे मैंने बाकी कुछ नहीं करता था, मैं योगा करता था, तो मैंने उसको ही हॉबी देखी। मुझे पूछा भी 2 बार क्वेश्चन मुझे, तो मैंने बता दिया। मैंने कहा सर मेरी ये लाइफ स्टाइल रही थी, तो मैंने इसमें यूज किया। तो फिर आपको वो जेन्युइन था, उनको भी लगा हाँ ये बात सही है, तो बस उनको अच्छा लगा। हॉबी से रिलेटेड भी सवाल वहाँ पूछे जाते होंगे? हाँ यही पूछेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपको पहला तो ये पूछेंगे क्यों कर ऐसा कर रहे हो। दूसरा पूछ सकते हैं कि उसको बढ़ावा कैसे देख सकते हैं, या आपकी लाइफ से क्या है, हम बताओ। आपको अपनी लाइफ से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, या आप बताएंगे आपको क्या सीखने को मिला, आप इसको एडमिशन कैसे यूज करोगे। यही कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जिसको पूछे। या फिर कोई जो आप बोल रहे हो उससे रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी है, या से गवर्नमेंट कैसे बढ़ावा दे रही है, या वैसे जो भी चीजें वो पढ़ना है। सर हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बातें कर ली, अब आता है मेन सेक्टर करेंट अफेयर। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे आज कंफ्यूज रहते हैं कि उस इंस्टीट्यूट का करेंट अफेयर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, या कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ चीज़ों को रिलेवेंसी को फॉलो करो, या आज सोशल मीडिया पे लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं। तो बेस्ट वे क्या है करेंट अफेयर को फॉलो करने का? करेंट अफेयर को कहाँ से पढ़े? देखो यूपीएससी में स्पेशली करंट अफेयर के बारे में ऐसा खास कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं, बहुत कम पूछते। मतलब जैसे अगर
बिल्कुल प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है ना, तो हम्म। शायद एक दो क्वेश्चन आए या 3-4 मैगजीन से ज्यादा हम्म। नहीं आते। मेन आता है आपका स्टैटिक, हाँ। बस ये रहता है कि वो कभी कभी करंट अफेयर में रहा होगा, हम्म। करंट में रहा होगा, हम्म। ठीक है, वही उससे रिलेटेड बेस बना के क्वेश्चन। तो आप मेन पहले स्टैटिक को अच्छा करो और करंट अफेयर को एक मैगजीन जो भी आपको सही लगे उसको देख लो। हम्म। और उसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो एनालिसिस होता है, हाँ। जैसे आप विजन का देख लो, किसी का भी, उसमें हम्म। पहली लाइन लिखी होती है हाल ही में इस कारण से ये न्यूज में रहा, हाँ बिल्कुल। फिर लिखा हुआ तथ्य, फिर उसके आसपास का एनालिसिस कंटेंट वगैरह। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको पढ़ लो। तो उस हिसाब से एक भले पढ़ लो, नाम क्या मैगजीन, तो वो सही रहेगा। बाकी में आप अगर पहले से करंट अफेयर सॉरी अपना बेसिक अच्छा है तो फिर करंट अफेयर तो केवल इन्फॉर्मेशन ही याद रखने की, आप ये हो रहा आप है। सर कौन सा सोर्स फॉलो करते थे? मैंने स्टार्टिंग में विजन का ही पढ़ा था, और उसके बाद में 2 साल से अभी कोई एक मैगजीन शायद मैंने पढ़ी नहीं है, केवल कोई कंपाइलेशन देख लेता था कि इसमें अभी ये है। बाकी रेगुलर वाली मंथली वो मैंने 2 साल हो गए यहाँ भी मैंने देखा। सर अभी उसके बाद आता है एसे, तो एसे को कैसे वो प्रिपेयर करे बेटर तरीके से, जो क्योंकि वो एक मार्किंग सब्जेक्ट भी होता है एसे। ऐसे के लिए देखो एक ऐसे मेरे सबसे एक तो होता है एनालिटिकल, आपकी अप्रोच क्या वो, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है वो, इन सबको मेरे साथ एग्जामिन करता है। तो और मेन ये रहता है कि आप जो टॉपिक पूछा जा रहा है उसके आसपास कितना लिख पा रहे हैं। तो ऐसे में मैं मेरा जो अप्रोच रहता है, मैं वही क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है ना, जैसे वर्ड्स क्या, कैसे, क्यों, कब, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या बीच में चैलेंजेस आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड ही डायमेंशन बनाता उसको कैसे। तो वो बना लो आप पहले से कि ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, वो सोचो। फिर उसके पूरा एथल जो भी किसी का कोटेशन वगैरह ये याद कर लो, स्टार्ट किसी से वो 4-5 टाइप है उस पर कर लो। तो ये बार बार प्रैक्टिस करो, इससे मतलब वो क्या कहते हैं होता जाएगा अच्छा सा। फिर आप मैक्सिमम डायमेंशन टच करते रहो, क्या होगा, क्या है, क्या से शुरू कर लो कि भाई ये जो पूछा जा रहा है इसका क्या मतलब है, वो उसको एक्सप्लेन कर दो किसी कोटेशन से या किसी स्टोरी वगैरह से। वो हो गया इंट्रो। फिर उसके बाद में उसको कैसे, क्यों हो सकता है, क्यों से फिर उसकी तो कनेक्ट कर लो, क्यों होगा। फिर कैसे में 2-3 डायमेंशन दे दो कि ये के बाद कैसे सही है, ऐसा। अगर उसके खिलाफ में आपको पास कोई आर्गुमेंट तो वो भी लिख दो कि हाँ। फिर उसमें सुधार हो गया या उसमें प्रॉब्लम हो गई, चैलेंजेस हो गए, ये सब अलग अलग डायमेंशन है। चैलेंजेस में भी आपको लग रहा है एक स्पेसिफिक चीज बात है तो उसके बारे में बता दो कि ये चैलेंज कैसे सुधारा जा सकता है। तो वो ऐसी बात लिख के अल्टीमेट वो रहना चाहिए उस टॉपिक के आसपास, ज्यादा घूमना नहीं है उधर उधर। आपको टॉपिक के आसपास लिखते जाओ और धारा से शब्द खत्म होते पूरा हो जाएगा। और सर एक मोस्ट जो मार्किंग सब्जेक्ट होता है वो फोर्थ पेपर हमारा है मेंस में, जीएस का, इथिक्स का। तो इथिक्स को सर कब प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हाँ इथिक्स, और उसके में कितना टाइम हमें देना चाहिए? इथिक्स में जैसे मेनली आप जो भी उसमें टॉपिक्स लिखे वो अच्छे से पढ़ लो। किस पे उसमें जैसे लिखा फैमिली का क्या रोल है, या मतलब वो लोअर कैरेक्टर बिल्डिंग में किसका, आपको आइडिया होना चाहिए उसमें विद एग्जांपल। बाकी जो फिलोसॉफिकल जितने भी थॉट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, जो बड़े बड़े लोग हैं लीडर्स वगैरह उनके जो भी बुक में मिल रहे हैं। जो कभी बार करंट अफेयर में या जो न्यूज में रह रहे उन व्यक्तियों को भी लिख दो, तो वो उनकी जो फिलोसॉफी थी, उनके कहने का मतलब क्या था। जैसे मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बोला, सर्वधर्म समभाव हो गया, या फिर लोक संग्रह का सिद्धांत है, नाम क्या गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, और थिंकर्स वगैरह का, जो थिंकर्स का भी कुछ लोग जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी का है, इनका है एकात्म मानववाद, उनका क्या मतलब एकात्म मानववाद, बिल्कुल ये हो गया। अंत्योदय हो गया, सर्वोदय हो गया, ये सब जो कहते हैं की टर्म है, इनको याद कर लो, इनके मतलब समझ लो। फिर जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं उनके साथ इनको लिखते जाओ, रिलेवेंट करके फॉलो कर। सर हमने तीनों चीजों को फॉलो किया। यूपीएससी का अगर कोई कहा जाता है कि कभी भी हम लोग प्रीलिम्स का तैयारी पहले नहीं, हम कहा जाता है मेंस की ही तैयारी मेरे यूपीएससी में होती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मैं पहले प्रीलिम्स को पूरा प्रिपेयर कर लूं, उसके बाद मेंस में जब प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मेंस का मैं सोचूंगा बाद में। तो इसका सही यूपीएससी का अगर हम प्रिपरेशन का एक रोड मैप देखें तो क्या होना चाहिए? देखो कोई लोग बोलते हैं, वो मुझे इसका पता नहीं, कभी कभार ऐसा लगता है कि बात गलत बोल रहे हैं। देखो बात बताऊं सही, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि आप मेंस देने जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि आपने प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया है।
ठीक है। हाँ। देखो अब जैसे मैं आपको पहले बोला था मेंस में आंसर लिख रहे हो, कौन से डायमेंशन टच करने हैं, बिल्कुल। उसमें क्या लिखोगे। और आपको मैंने इससे पहले ये भी बोला था कि आप जैसे मान लो स्वतंत्र न्यायपालिका बोला, तो उसको आपको आर्टिकल कौन सा है और वो क्या मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका में कैसे प्रोसीजर क्या है, ये सब चीजें आपने पढ़ी है तभी तो आप उसके बारे में लिख रहे हो स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल। तो मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले तैयार होना चाहिए। आपका प्री तैयार है तभी आप मेंस में कोई चीजों को लिखोगे, आपको ये लगेगा कि ये इस चीज में ये रेलेवेंस है। तो प्री मेंस अलग अलग तो कुछ नहीं होता मुझे तो ये लगता है। बाकी जो मेंस में ये होता है आपको एनालिसिस करना पड़ता है इसके फायदे नुकसान क्या है, वो ही थोड़ा एक्स्ट्रा, बाकी इन्फॉर्मेशन तो वही सेम ही है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे तो ये लगता है एक माइंड सेट, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हो जाता है और थोड़ा सा एनालिसिस बढ़ जाता है। इससे ज्यादा प्रीलिम्स और मेंस में मुझे फर्क नहीं लगा कुछ भी। यूपीएससी में लोग मिस्टेक क्या करते हैं मोस्टली स्टार्टिंग में, जो आपको लगता है कि हाँ वो उसे नहीं करनी चाहिए? एक अगर आइडियल चीजें देखे तो पहले इनको पीवाईक्यू और नाम क्या है सिलेबस अच्छे से देखना चाहिए पूरा तरीके से, और उसके अलावा फिर बाद में किताब वगैरह सेलेक्ट करे। तो उनको इतना आइडिया होना चाहिए ये नोट्स इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा बाहर कुछ आता नहीं और उतना ही मुझे पढ़ के खत्म करना है। पहले वो खत्म कर लो, उसके बाद में अपने जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह उसको बनाओ, जितना बना सकते हो उतना बना लो। फिर अपना जो भी जो इम्पोर्टेंट डाटा फैक्ट्स है, जो रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फीमेल्स के बारे में पूछा जाता है, माल न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब चीजों इनके बारे में पूछा जाता है। और जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपके पास इनके पास रेडीमेड नोट्स होने चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम इनको चीजों चाहे पूछे ना पूछे लिख पाओगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से सर अभी कोरोना के बाद काफी ज्यादा सोशल मीडिया, और आपने उस स्टेज में ही प्रिपरेशन शुरू किया था कोरोना के बाद ही, और सोशल मीडिया का रिवॉल्यूशन देखने को मिला, और उसके बाद कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ा। तो आपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल किया, और सोशल मीडिया से आपका कितना लगाव रहा है तो किन चीजों के लिए रहा है, जिससे आपने यूपीएससी में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखा? हाँ वैसे मैं बताऊं तो मेरा खुद का सोशल मीडिया अकाउंट मैंने जैसे इंस्टाग्राम है वो, हाँ मुझे जैसे मेरा पिछली बार इंटरव्यू था ना उसी के सेम डे पे था, खुला था 2021 में। 13 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था 25 में, और 13 फरवरी 2021 में मैंने इंस्टाग्राम का, लेकिन मैं उस पर इतना एक्टिव नहीं रहता था, और ना ही मेरे इतना मेरा जो फॉलोइंग थी वो मैक्सिमम मिनिस्ट्री वगैरह। तो मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो मिनिस्ट्री की फॉलो करता था, ताकि उसमें थोड़ा बहुत जीएस का कंटेंट आ जाता है। तो मैं उसको अपने आप मन को, बाकी जितने भी थे उनको मैंने बंद कर दिया था। व्हाट्सएप मेरा डिलीट था, फेसबुक तो कभी चलाता मतलब अकाउंट था लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा। और रही बात जो आजकल ज्यादा युवाओं को प्रभावित कर रही है वो इंस्टाग्राम है। बिल्कुल। तो वो मेरा अकाउंट था, मतलब मैंने फॉलो ही, मैं किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं, मेरा केवल मिनिस्ट्री थी, तो वो मैं उसको ही देखता रहता था, मुझे उससे मतलब था। बाकी फिर तो मुझे उतना डिस्टर्ब नहीं, थोड़ी देर में मुझे बोर होता था तो फिर मैं छोड़ देता था, क्योंकि मैं किसी को मैसेज वगैरह या फिर रील्स वगैरह उसमें देखता नहीं था मैं केवल। और मैं वो मतलब मेनली तो मैं इसको डिस्कनेक्ट ही रहना चाहता था। और दूसरी बात है, मोबाइल का मेरा रूल था कि मैं रात मतलब मेरा मोबाइल देखने का टाइमिंग था, एक तो एक रात को 8 बजे खाना खाने के जस्ट बाद में आधा घंटा वो, और या फिर दोपहर खाना खाने उसमें बीच में मैं मोबाइल टच करता नहीं था। तो वो मेरा एक आदत ही पड़ गई थी। तो मुझे वही था कि मुझे पढ़ना है इतने घंटे, वो फिक्स है, वो मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो मेरा वो शेड्यूल था, तो फिर मुझे इसमें इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मिला नहीं। तो मुझे सर मेरे साथ आप भी यही फॉलो करोगे, आप फिक्स करो, क्योंकि मुझे खाना खाने टाइम उस समय ही क्यों देखूंगा, पूरे दिन देखूंगा नहीं, और शाम को उस समय देखूंगा। और मुझे ज़्यादा कॉल किसी घर वालों करना तो वो मेरा खाना खाने के बाद में हो जाता था, और बीच में थोड़ी देर कभी देख लेता, कोई क्लास वगैरह हो गया, कोई वीडियो वगैरह, चलो मनोरंजन के लिए भी कुछ देख लेता, देख उसमें नहीं देख रहा। तो उस हिसाब से मेरा ये रहता था। सर यहाँ पे लास्ट में कुछ सवाल मेरा कि जैसे यूपीएससी का बहुत सारे लोग टॉपर्स के कॉपी को एनालाइज करते हैं, टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, तो क्या उन चीज़ों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके? बरोबर मिलते हैं आपको, मतलब आंसर का आइडिया भी होता है कि मैंने भी देखे कई टॉपर्स के नोट्स भी थे, उनको भी मैंने अपने नोट्स में ऐड किया। तो बेनिफिट है, आप जहाँ पे भी जो मिल रहा है वो देख लो। मतलब मैं बोला एक चीज के लिए बार बार चीजों को पढ़ने से खास अच्छा नहीं है, किसी अलग अलग चीज, इससे अच्छा आप एक बार नोट्स बना दो, उसको अच्छे से रट लो, वही होगा। तो बार बार एक चीज के लिए बार बार पढ़ोगे तो फिर आपके कुछ सेक्शन छूट जाएंगे, जो खराब रहेगा आपके रिजल्ट के लिए।
तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आप एक चीज के लिए बार बार अलग अलग चीजें मत पढ़ो। किसी के भी नोट्स मिल गए कि मान लो पॉलिटी एक बार पढ़ लिए, फिर पॉलिटी किसी के भी नोट्स उठा के लाए, मैं इसको भी पढ़ूंगा, किसी को उठा ले ये भी पढ़ूंगा, तो वो आपको मतलब सही नहीं रिजल्ट देंगे, बहुत खराब है। सर मेरा लास्ट में रैपिड फायर राउंड होता है, इसमें आपको सर 1 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है। तो सर आपके आइडियल पर्सन कौन थे? हाँ, ये 1 वर्ड नहीं रहेगा मेरे, मैं 3 ओके, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे। मैं अपने आइडियल रियल में मैंने अपने दादाजी और ग्रैंड पेरेंट्स को ही मानता हूँ, और मैं उनसे ही सीखा। अगर आपको फेमस पर्सनालिटी में देखना है तो मैं एक तो हमारे जो मिसाइल मैन है एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी मानता हूँ, और अम्बेडकर साहब को भी मानता हूँ, महात्मा गांधी जी को भी मानता हूँ, और सावित्रीबाई फुले जी को भी मानता हूँ। तो सर आपको सबसे फेवरेट जगह घूमने की कौन सी पसंद है? मैं इंडिया को जानना चाहता हूँ, देश को, तो मुझे भारत की सभी जगह अच्छी लगती है, मैं वहाँ घूमना चाहूँगा सब जगह। आने वाले समय में सर आप ऐसे कौन से काम करना चाहते हैं कि जिससे आपको लगे कि हाँ मैं सोचा हूँ कि आप अब मैं ये करूँगा, और आप करना चाहते हैं? हाँ, अभी मैं हाल फिलहाल अभी जिस पोजीशन पे हूँ उस हिसाब से मैं बताऊँ तो मैं रेलवे में हूँ। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि रेलवे जो भी अच्छे से ऑपरेशनलाइज हो, और जो भी अभी चैलेंज देखने हैं मैं उसको कम कर पाऊँ, मैं उसमें अपना जो भी कंट्रीब्यूशन अच्छा दे पाऊँ। तो मेरा वहाँ पे फोकस है, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, और सर्विसेज में भी काफ़ी जो चैलेंजेस देखने को अभी सरकार कर रही है उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें एक टीम के रूप में। मेरा है वहाँ पे काम करने का मन है। और बाकी अगर जीवन में अगर अभी मिडिल क्लास में और कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ मिलता है तो मैं उसमें जो भी मुझे दिया जाएगा सर्विस वहाँ पे मैं अच्छा करूँगा। सर अभी आपने इंटरव्यू दिया है, तो आप कितने रैंक तक चाहते हैं कि हाँ आपको यूपीएससी में इतना रैंक आपको मिलना चाहिए या मिल जाए? नहीं, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि कितना है, वो तो खैर 1-1.5 महीने में पता चल जाएगा, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ओके सर, लास्ट में मैं आपसे बस यूथ को एक मैसेज दे दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, जो आपकी तरह कुछ यूपीएससी का अगर वो सपना देख रहा है तो वो क्या चीज को फॉलो करे, या आपकी तरह कैसे बन सकता है वो? पहली बात है मेरी तरह नहीं बनना है, अपनी तरह ही बनना। आप लाखों लोगों के लिए तो अभी भी आइडियल हैं। नहीं, आइडियल एक चीज अलग है, लेकिन आप अपने तरह ही बनो, जो आपको सही लग रहा है उसको करो, अपने से धोखा मत करो। आप अपने, जब आपका मन कह रहा है ना कि ये मत करो, उस समय आप अपने आप को उस चीज से अलग कर लो, और रेगुलर मेहनत करो। और कुछ लोग जैसे मेहनत से मत डरो, आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो उसे करो, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। कुछ लोग आपको लगता होगा कि इंस्टाग्राम पे या जो भी सोशल मीडिया पे जो फोमो है उसकी लाइफ स्टाइल, हाँ वो एक छोटा सा इंसिडेंट है, और वो एक छोटा सा, जैसे मैं अभी अपनी पर्सनल लाइफ बताऊं, जैसे हम लोग अभी गए थे एचएस टीम घूमने के लिए, तो हम इंस्टाग्राम पे या जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत पोस्ट करते थे। वो एक मतलब 10 मिनट का होता था, लेकिन उसकी जो पूरी ड्यूरेशन हम जो परेशान हो रहे थे वो किसी को नहीं दिखा। और बिल्कुल ठीक है, तो वही लाइफ है, रियलिटी है। एक चीज है जो छोटी सी दिख जाती है आपको लग रहा है उसकी लाइफ पूरी इतनी ऐसी चल रही है, वैसा नहीं है। सबके जीवन में चैलेंज है, सबके जीवन में ही वो खराब पल है, तो आप इतना घबराओ मत, आप कुछ नहीं छोड़ रहे हो, आप अपना अभी मेहनत करो इस पे, अपने लिए ही कर रहे हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखोगे। आपको पता, आप अगर यहाँ पे अच्छा कर लोगे तो आप भी सेफ हो, अपने पेरेंट्स भी सेफ है, आपकी आने वाली जनरेशन वो भी आपसे सेफ है। तो आप वैसा करो, वो आपको हमेशा मोटिवेट करनी चाहिए चीजें कि हाँ, तो मेहनत से डरो मत, और अपने आप को हम्बल रख के एक सिंपलिसिटी के साथ अच्छे से मेहनत करते रहो। मेरा सबसे यही, जो भी युवा पीढ़ी है उनसे यही आग्रह है या यही सजेशन है, और बाकी सबको ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करोगे जीवन में, मुझे इतना विश्वास है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप में वो कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी। मान लो अभी मैं नेगेटिव नहीं कहूँ, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो एक होती है, मैंने पढ़ा था कनेक्टिंग द डॉट्स, बिल्कुल कनेक्ट, मैंने स्टीव जॉब्स की भी स्टोरी स्पीच में भी सुना वो कनेक्टिंग, हाँ वो मैं भी वहीं से तो उसमें मैं ये कह, जैसे आपने जहाँ जहाँ भी मेहनत की है वो आपको याद आएगी कि मैंने ये चीज वहाँ की थी, ये काम मेरे यहाँ पे काम नहीं हुई, वो काम आई नहीं, क्यों नहीं आई, तो उसमें आपको दूसरी जगह जहाँ पे जिस फील्ड में जाओगे वहाँ आप अच्छा करोगे, क्योंकि आपको आइडिया है कि ये चीजें खराब होती है। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज है ना,
एक तरीका है, उसी से ही सोल होती है। जो होता है सर अच्छे के लिए होता है, ये हाँ। कोच भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन वो रहता है ना, तो मैं बोल रहा हूँ हर चीज, जिस मान लो यूपीएससी है, यूपीएससी में भी एक फिक्स है कि हाँ। आपको कुछ चीजें है वो करनी है, हाँ। कुछ नहीं करनी, वो सेम चीज सब चीजों में अप्लाई हाँ। होगा। जैसे मान लो आप अगर जैसे किसी भी सेक्टर में जाना चाह रहे हाँ। हैं, जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में बनना हाँ। चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में फिक्स है, उसमें भी आप जाओगे, जैसे आप अगर जिम्मे बनने हो तो वहाँ पे भी फिक्स एक है कि आपको एक क्रिएशन नया आइडिया लाना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलर आपको अपडेट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ये यूपीएससी में भी है, इसमें आपको अपने आइडिया से भी सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। मतलब एक सबके फिक्स फॉर्मूला है उनको, और वो जो सक्सेस होने का फिक्स है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने भी किए, कई शादियाँ छोड़ी, ये सब कुछ वो मैंने भी किया वहाँ घर पे पर्सनली, तो वो आपको भी करना, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और जब सिलेक्शन हो जाओगे तो फिर वही बोलेंगे कि यार इसी के लिए छोड़ी तो बहुत मजा आया कि आप तुम, मतलब हमने ये बोल सकते कि मेरा भाई ये है। बिल्कुल। मैंने ठीक है, तो आज वो सब खुश है, उससे कोई स्टार्ट में बोलेंगे हम तुम्हारी नहीं है, फिर बाद में वो खुद बोलेंगे हम आपके साथ, बुला लेना। हाँ बिल्कुल। तो वो है, उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें छूटेगी तो छूटने देना, अपने आप सारी चीजें एक साथ आप वापस आए। भाई जब रिजल्ट भी ऊपर नीचे होगा, फिर भी जीवन में इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। जो आपके है वो आपके साथ है, जो आपके नहीं है वो आपसे दूर है, इतना ही याद रखना। तो यही बोलना चाहूंगा लास्ट में। बिल्कुल सर, आपने एक चीज बहुत अच्छी बात बताई कि आज लोग सोशल मीडिया पे दूसरे की लाइफ स्टाइल को देख के जो अच्छा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे, तो लगता है उनकी लाइफ स्टाइल कितनी है, चल उसके बेसिस पे हम लोग अपने आप को जज करते हैं, मेरी लाइफ स्टाइल, तो हमें उन बेसिस पे किसी को जज नहीं करना चाहिए। और सर हाँ, आप मेहनत, अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि वहाँ वो इतना अच्छा करे मैं भी करूँ, तो ठीक है। लेकिन आप अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ला रहे हो, अपने आप को डिप्रेशन में या नेगेटिविटी में ला रहे हो, तो वो गलत है, वो बिल्कुल मत करो। ये ऐसे लोग वो कर रहा है मैं भी ऐसा करूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी सही चीजें ही करो, ज्यादा लोफरगिरी वो भी सही नहीं है। बिल्कुल। वो चीजें मत किया करो जो आपके लिए हार्मफुल है, स्टंट वगैरह ही वो तो नहीं, लेकिन जो जनरल लाइफ स्टाइल है, कभी घूमने जाना देखना वो करा, तो वो आप इंस्पायर हो कि नहीं वो कर रहा है मैं भी करूँ, तो उसके लिए क्या जरूरी है वो करो। बिल्कुल सर। और दूसरी बात आपने बताई सर, आपका अभी रिसेंटली में इंटरव्यू दिया, और सर मैं मुझे पूरा विश्वास है आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आईएएस या आईपीएस के पोस्ट पे होंगे। और सर आप फिर से आप इंटरव्यू में आपको सर बुलाऊंगा उस पोस्ट के बाद, और मैं विश करता हूँ कि आप सर जरूर आइए इस पॉडकास्ट में और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सर। और तो दोस्तों सर की बातें को जरूर फॉलो करिएगा, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उसके लिए सर ने काफी अच्छी बातें बताई है, जो बेसिकली लोग बिगनर्स गलती करते हैं यूपीएससी में, चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, इन चीज़ों में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया कि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें, सीसेट में गलती न करें। सर की बातें को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे चीज तरीके से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये सब गलतियां करते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और सर की बातें को जरूर फॉलो करें। और सर का सिलेक्शन अगर होता है तो सर को फिर से हम लोग जल्द पॉडकास्ट में बुलाएंगे और यहाँ से सर जरूर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया। थैंक यू सर। थैंक यू।